अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। संडे का दिन है और आज आना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ दिन से मैं एक चीज़ बार बार सुन रही हूँ, अपने दोस्तों में भी यही सुन रही हूँ, अपने ऑफिस में भी सुन रही हूँ। हमारे आसपास लोग जो आपको रोज़ मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में यही बात हो रही होती है कि घर में किसी को जो है वो चिकनगुनिया हो गया है। अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मेरे कुलीग काफ़ी जो हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बीमार है। तो मैंने सोचा कि चिकनगुनिया पे आज शो होना लाजमी है। अच्छा, फिर ऐसी चीज़ें भी कुछ सुनने को मिल रही थी जिससे सुन के मुझे लगा कि अब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जैसे कोरोना आया था तो उसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी कि आपने वैक्सीन लगानी है या कौन सी मेडिसिन लेनी है या किस तरह की डाइट लेनी है। तो लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम सोच रहे थे कि हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना ले लें जो हमें और प्रॉब्लम में डाल दे। तो कुछ हमें चिकनगुनिया के लिए भी सुनने को आया है कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, इससे मसाइल बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। ये तमाम सवाल लोग हमसे पूछ रहे थे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर सकती हूँ, आप मुझ तक बात पहुँचाते हैं और मेरा काम होता है कि मैं शो में बात करूँ। तो इसलिए ये बहुत सारे सवाल है जो लोगों ने मुझसे किए थे और आज संडे का दिन है, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम सवाल मैंने उठा के अमानतन अपने पास रखे हुए थे और आज मैं डॉक्टर साहब से कर लूँगी ताकि आपको भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ। अगर आपके घर में भी किसी को होता है या आपको होता है तो फिर आपने अपना ट्रीटमेंट इस तरह से लेना है और गलत ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर क्लिनिक हर गली के कोने पे होता है। अब वो डॉक्टर है या वो 2 महीने डॉक्टर के पास उसने काम किया, सीख लिया इंजेक्शन लगाना और बहुत सारी चीज़ें, वो डॉक्टर बन गया। ये चीज़ें हैं, देखिए ये हकीकत है। तो आपको मकसद ये है अवेयरनेस देने का कि आप उन लोगों से बचें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आप सेहतयाब हो, ना कि अल्लाह ना करे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाए। मेरे साथ आपको पता है कि डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, आप कहाँ गायब हो जाते हैं? आप सही कह रही हैं। बिल्कुल मसरूफियात ज़्यादा होती हैं और फिर आजकल जो है बीमारियाँ इतनी हो गई हैं कि अब ये बीमारियाँ इतनी बेहिस हैं कि डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ती हैं। हाँ, हाँ, हालांकि हम उनके नज़दीक ही होते हैं, हम उनको दफ़ा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से दूर हैं, अवे अवे फ्रॉम अस हो जाए, मगर ये ऐसा नहीं करती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे ऐसे। फिर घरेलू मसरूफिया पे मुहर्रम चल रहे थे उनके थे, फिर बाहर चला गया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई तो फिर चिकनगुनिया पता लगा बहुत ज़्यादा आ गया इधर। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर प्रोग्राम होना चाहिए। जरूर होना फिर चाहिए डॉक्टर आपसे साहब। बात हुई, आपने कहा बिल्कुल। बिल्कुल भाई ये तो हाँ, ज़रूरी है। नहीं डॉक्टर साहब, ये चिकनगुनिया आप यकीन करें, मैं तो बड़े खौफ में हूँ कि और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे उससे बचाना, इसलिए कि मुझ में इतनी तकलीफ सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और आज से कुछ अर्सा पहले मुझे हो चुका है और अच्छा। वो तकलीफ आज तक मुझे है। उस पर मैं आपसे सवाल करूंगी, पर सही। स्टार्ट इससे लूंगी। डॉक्टर साहब, ये चिकनगुनिया आया होता कैसे है? जी। चिकनगुनिया जैसे हम लोग अमूमन दूसरी बीमारियों की तरफ, अगर हम मलेरिया की तरफ जाते हैं तो ये मच्छर की वजह से होता है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। तो ये चिकनगुनिया असल में है क्या सही। और ये बुखार किस तरह से होता है, किस सही। तरह इससे हमें बचना है? थोड़ी सी इसकी सबसे पहले इस बेसिक चीज़ों सही पे है। जाते हैं। देखिए, नाम इसका बड़ा उन्होंने अजीब रखा है, हाँ, चिकनगुनिया। हाँ, सही है, हम कहते हैं कि शायद ये चिकन से कोई रिलेटेड है ये हाँ। चीज़, तो डॉक्टर ऐसा साहब, कुछ मैंने भी ये नहीं है। वैसे खबर फैलाई भी हाँ। थी कि तो चिकन की बीमारी होती हाँ, थी। तो ये चिकन का इसका कोई ताल्लुक नहीं अच्छा और ये है ठीक। भी नहीं चिकन, चिकनगुनिया है अच्छा, इसका ताल्लुक। चिकनगुनिया। हाँ, तो तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन बनती है चिकनगुनिया। ये अफ्रीकन बीमारी है, तंजानिया एक मुल्क है, वहाँ से ये निकली थी, तो उनकी लैंग्वेज है ये ना, उनकी अच्छा। लैंग्वेज है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बेंडिंग अप, यानी मुड़ जाना। मुड़ जाना। हाँ, स्टूपिड वॉक हो जाती है, यानी बंदे के हाथ पैर मुड़ जाते मुड़ हैं, तो जाता है। उसको उन्होंने चिकनगुनिया कह दिया। तो वो अपने हिसाब से सही है। हम कहने लगे या चिकन खाने से हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अब ये बीमारी की ये चिकनगुनिया के नाम से जाहिर है कि इसमें फीवर आएगा आपका लाजमी, और इसके साथ आपके हाथ पे ज्वाइंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज्वाइंट स्वेल कर जाएंगे, पेन करेंगे। सिविरिटी या पेन जो है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा। फीवर इतना ज़्यादा नहीं है जैसे हमारा डेंगू में फीवर हो रहा है या हमारे मलेरिया में हो रहा है, उसमें इतना फीवर नहीं जितना इन चीज़ों में होता है दूसरी बीमारियों में। तो इसमें पेन ज़्यादा है, हमारे जॉइंट पेन ज़्यादा। पहचान हमारी इसलिए से होती है कि अगर एक मरीज हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द है, बॉडी एक हो रहा है, लेकिन जॉइंट पेन होगा,
ये अब ये ज्वाइंट पेन जो हो रहा है यानी जोड़ों का दर्द, ज्यादातर जो लार्ज ज्वाइंट है हमारे नीज हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा। अच्छा। फिर उसके बाद आपके हाथ पैर की उंगलियां हैं, ये सब चीजें होंगी, लेकिन सिविरिटी होगी। आम जो दूसरी बीमारियां जाएंगी वो स्लो चलेंगी, हल्का सा दर्द हो गया, फिर दूसरा सूजन हो गई, फिर तीसरी हो गई है, तो बढ़ता ये एकदम सडन होगा। रात को हल्का बुखार हुआ, सुबह सूजन आ गया आपके हाथ में, अब आप चल नहीं पा रहे हैं, आप सुबह आपने देखा ये पैर अकड़ गए आपके। यानी अकड़ने का मतलब ये हुआ कि बोन में भी होगा, ज्वाइंट पेन भी होगा, मसल भी स्टफ होंगे, यानी इसमें आपके मस्कुलर पेन भी होता है, दर्द। अच्छा। दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक हो तो चलो आदमी के बोन की डिजीज है ना, ऑर्थोपेडिक्स हो जाए चला जाए, लेकिन ये दोनों चीजें इन्वॉल्व अच्छा, होती हैं इसमें इसके हाई अंदर। फीवर नहीं होता? इसमें फीवर होता है हाई मतलब ग्रेड, जैसे लेकिन सिर्फ 1 और 2 डेज के लिए होता है। अच्छा। हाँ, आपका आज हुआ, आज जो कल होगा, परसों तो बुखार खत्म हो जाए, अब ज्वाइंट पेन आ गया। अच्छा, इसका क्लियरेंस भी बहुत जल्दी होता है ना, ये आपके अपने जम बॉडी में छोड़ के खुद क्लियर हो जाता है। अच्छा। अब आप टेस्ट कराएंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आपको चिकनगुनिया नहीं आएगा, उसका ब्लड में अच्छा। टेस्ट नहीं होगा, लेकिन तकलीफें बहुत ज्यादा होंगी आपकी। तकलीफों में हमने डिवाइड किया जाता है हमको, हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं एक्यूट चिकनगुनिया, एक होता है क्रॉनिक चिकनगुनिया। अच्छा। होता है जो एक्यूट होगा उसमें ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, अच्छा स्वेलिंग के साथ जो है इचिंग होगी, खारिश होगी, दाने बन जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे आपकी बॉडी, रेडनेस होगी, फ्लशिंग ऑफ फेस हो जाएगा। अमूमन आप देखें यार दूसरे तीसरे मरीज को ये होता है, उसमें ये होता है ये चूंकि शुरू में हो जाता है तीसरे दिन चौथे दिन में, तो वो मरीज ये समझता है कि शायद जो मेडिसिन दी गई है उसका रिएक्शन हो गया। क्यों? या तो आप बता दें भाई, डॉक्टर जो डायग्नोस कर लेता है तो हम पहले बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा, आपके रिएक्शन होंगे, फ्लश सा फेस होगा, इचिंग होगी, फिर ये 2 से 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो वो मुतमईन हो जाते हैं, वो सब चीजें क्लियर होती है सवाए ज्वाइंट पेन के। अच्छा। वो मुंह कम में अज छाले कम भी 2 बनते से हैं 4 डॉक्टर? हफ्ते तक तो लाजमी चलता है। डॉक्टर साहब, मुंह में छाले भी बनते हैं क्या? मुंह पे छाले भी, वो वीकनेस हो जाती है ना, हाँ, तो उसमें मुंह पे छाले भी आ जाते हैं उसके अंदर ना, लेकिन उसका कोई हेल्थ मार्क नहीं है ये क्या कम कि भाई चिकनगुनिया में छाले पड़ना जरूरी है बिल्कुल, लेकिन चूंकि विटामिन कम हो रहे हैं, अच्छा। अब नहीं, कुछ जैसे लोगों ने मुझे प्लेटलेट कहा काउंट है वो कि कम ये होता है, होने के लेकिन बाद इतना नहीं ना, होता। हाँ, ये किसी 1-2 लोगों ने कहा कि छाले भी हुए हैं मुंह में, छाले तो मैं की इसलिए वीकनेस है ना, वो खुद ऑलरेडी एनीमिक है वो लोग ना, तो उन लोगों का, लेकिन ये यूजुअली इसकी किस्म में नहीं है। नहीं है। हाँ, ये सब ये होता है आपका एनीमिया हो गया। हाँ, प्लेटलेट काउंट जैसे डेंगू में हो रहे थे या डेंगू फीवर में, मलेरिया में हो रहे थे कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, थर्मोसाइटोपिनिया हो रहा था, इसमें भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता। अच्छा। हाँ, इनका जो जोर है ना जॉइंट पेन पे, आर्थराइटिस पे होता है। अच्छा। अब मैंने जब स्टडी की, देखा कि आर्थराइटिस जो उनको हो रहा है ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, तो मालूम ही चला कि ये ज्वाइंट की तो उनकी मेम्ब्रेन होती है, हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसको डैमेज कर देते हैं ये। जब आप उसको डैमेज कर देते हैं तो अंदर पानी डेवलप होने शुरू हो जाता है, तो वो ज्वाइंट फूल जाते हैं, अंदर पानी होगा तो फूल जाएंगे वो, तो ज्वाइंट फूल जाते हैं इस तरह से, तो ये ज्वाइंट पेन इनको चलने लगता है। अब वो बोलेंगे तो बैठ नहीं होता, एक जगह हो गया तो एक जगह मुड़ गए सब ना, तो ये उन सब चीज़ों को होता है। ये सब बाद में जब ट्रीटमेंट होता है तो ठीक भी हो जाता है ये। और एक चीज़ बात इसमें इलाज के लिए है कि जितने भी वायरस डिजीज हैं, ये वायरस चाहिए भी ना, ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होता है, कोई ट्रीटमेंट किसी किस्म का वायरस बीमारियों में नहीं होता, सवाए इसके कि सपोर्टिव थेरेपी हो, यानी आप पेन किलर ले लें बस इसके अंदर, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट कम है उसके ले लें आप, विटामिन ले लें आप, या उसके जो सप्लीमेंट आता है वो ले लें आप। ज्वाइंट पेन हो रहा है, एक ड्रग ले लें आप, एंटी आर्थराइटिस की ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें आप, ये अकॉर्डिंगली हो रहा है। इसके अंदर सबसे जो खास बात है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कभी यूज नहीं करना है किसी भी वायरस बीमारी में। डॉक्टर साहब, अब तो होता ही यही है कि आप जाएं तो बच्चों को तो एंटीबायोटिक तो हर सूरत दी जाती है। इसकी वजह यह है कि जब एक डायग्नोसिस नहीं हो रही है तो कहते हैं भाई फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक दे दो। अब ये चीजें फिर आ जाती हैं कि भाई कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, कोई के ज़रात हैं ज़्यादातर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ के जाना चाहिए कि ये जो केसेस होते हैं वायरस के, डेंगू में देखिए कितनी डेथ हो रही थी, उसमें सिर्फ डेंगू से नहीं हो रही थी, मिस यूज से हो रही थी। उसमें एंटीबायोटिक भी यूज हो रही है, ऐसी चीजें यूज हो रही है, तो वो उसकी वजह से भी डेथ हो रही है। सेल और खत्म हो गए, उनको पता ही नहीं चला सेल कैसे सही हो रहे हैं। जब मैंने उन्हें एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दवा और रिड्यूस हो गया, डेथ हो रही थी। तो हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का और डायग्नोसिस करना चाहिए। हमें ये देखना है कि आपको डॉक्टरों के पास जाना है, और अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कि भाई ये चीज़ है। ये एक चिकनगुनिया वाहिद ऐसी बीमारी है जो डायग्नोसिस सिम्टम से हो जाती है, साइन सिम्टम से। आपने आगे बताया फीवर,
ज्वाइंट पेन, बॉडी है, मसल पेन, समझ लो चिकनगुनिया हो गया है। जितनी दूसरी बीमारियां होंगी उसमें ज्वाइंट पेन नहीं होगा, बॉडी एक बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। तो उसी हिसाब से डिक्लेयर हो जाती हैं। एक हिस्ट्री जो पेशेंट की होती है, क्लिनिकल फीचर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। अच्छा। आप उसके पूछे, एक्चुअल पूछे उसे हो क्या रहा है, हुआ क्या है उसको साथ। ऐसा ना हो कि वो आपके साथ सही एक्सप्लेन नहीं करे और आपका मिस डायग्नोज हो जाए और आप एंटीबायोटिक दे दें। आप समझेगी तो इन्फेक्शन हो गया, तो आपको पता है उसका मिस यूज से क्या रिजल्ट निकलते हैं। यही नहीं होता कि बातों का इनकी इससे डेथ भी हो जाती है। हालांकि एंटीबायोटिक हमारे यहाँ इतना नहीं हुआ कि खास एंटीबायोटिक से डेथ हो रही हो, लेकिन मिस यूज से डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ होती है। हमने देखा है कि मिस यूज ने या ऐसी एंटीबायोटिक यूज कर ली बगैर सोचे समझे, तो उसने कोलैप्स कर दिया, कार्डियक फेलियर कर दिया उसने, रेस्पिरेटरी फेलियर कर दिया उसने। तो हमें बहुत समझना चाहिए इन चीज़ों के लिए ना। मैं समझता हूँ ये चिकनगुनिया की जो मर्ज है ये भी एक वबा है हमारे मुल्क में। जैसे कोरोना आई थी हमारे साथ, इसी तरह ये आ गई, पे डेंगू बुखार आ गया। इसके अंदर थोड़ा फायदा है, इसमें फायदा ये है आपको कि ये जल्दी आके फीवर वगैरह ये सब सेल सब सही कर देता है। सिर्फ ज्वाइंट पेन रह जाता है। जबकि डेंगू फीवर में डेथ हो जाती है, इसलिए कि सेल इतने कम हो जाते हैं उसके कि ब्लीडिंग हो जाती है, वो बंदे की डेथ हो जाती है उसमें। इसमें डेथ का चांस बहुत कम है। इसमें जो एक सर्वे हुआ था ये दोनों साउथ अफ्रीका का, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने 4,60,000 यानी वो 460 जो है उन्होंने यानी 4,60,000 केस देखे थे, तो सिर्फ उसमें 160 की डेथ हुई थी। अच्छा। तो डेथ इसमें बड़ी रेयर होती है। पूछा गया कि भाई ये डेथ कैसे हुई है, तो मालूम हुआ कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया उनको। समझना पॉइंट, ज्वाइंट पेन से कोई डेथ नहीं होती है। इसी के जो सराज जो होते हैं इसके सेल कम हो गए, कार्डिक प्रॉब्लम बन गया, रेस्पिरेटरी डिजीज बन गई, डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, उसमें डेथ होती है। ज्वाइंट पेन से डेथ नहीं होती। हाँ ये होती है कि डिसेबिलिटी हो जाती है। अच्छा। अगर आप नहीं करेंगे जो मैंने कहा ना कि दो चीजें होगी, एक एक्यूट होगी, एक क्रोनिक हो गया। क्रोनिक चिकनगुनिया वो होगा जो मोर देन 3 मंथ्स तक रहेगा। ये 3 महीने से ज्यादा का आपको ये बीमारी है, ज्वाइंट पेन है, तो ये क्रोनिक हो गया ये। अच्छा। अब इसका आपको प्रॉपर इलाज करना है। समझना इलाज क्या करना है, अच्छे आपको इसमें से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेने, आपको फिजियोथेरेपी करानी है, उसकी आपको डाइट अपनी अच्छी करनी है, तो ये भी खत्म हो जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, क्रोनिक सालों चलती है। अच्छा जी, महीनों साल चलती रहेगी। तो डॉक्टर साहब ऐसे हैं हाँ। ऐसे मरीज हैं कि मुझे बहुत अरसे पहले हुआ था और आज तक ना मतलब हल्का सा भी आप थक जाते हैं तो आपको हल्का सा फीवर महसूस होता है ना, जब आप सारा दिन काम करते हैं। सही। तो वो जो हल्का सा महसूस होता है उसमें जो मुझे जोड़ों में दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, वो आज वही तक क्रोनिक है। क्रोनिक तो में वो होता है। मरीज आपके सामने बैठा हुआ है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये भी वंस टाइम होता है। अच्छा। ये दूसरी दफा नहीं होता ये। अच्छा, मुझे एक बार हो चुका है। हाँ, बस एक ही बार होता है। जितने भी हमने सुना था कि कोरोना, जितने भी वायरस होते हैं वंस टाइम होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में एंटीजन डेवलप हो जाते हैं, एंटीबॉडी आ जाती हैं। फिर एंटीबॉडी ऐसी होती हैं कि जब भी दूसरी बार ये जरासीम आएगा तो आपका जो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुकी होती है और वो उसको किल कर देती है। तो नया जरासीम आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है। हमने बहुत से देखा था, कोरोना में भी हम यही कहते थे, लेकिन बातों का हमने सुना कि सेकंड टाइम हुआ, डेथ हो गई, ये हो गई, तो वो बातें समझ नहीं आती हैं कि वो दोबारा कैसे हुआ है। लेकिन वो है यही कि वंस टाइम होता है। चिकनगुनिया भी वंस टाइम होता है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पीछे दफा हो गया, दोबारा फिर हो गया, तो दोबारा नहीं हुआ, ये वही क्रोनिक है। अच्छा। वही चल रहा था, उसी ने आके आपको दोबारा वही मतलब डैमेज किया, आपने ट्रीट नहीं कराया उसको। तो इस तरह से बड़ा केयरफुल होना है इसमें कि एक्यूट देखें, क्रोनिक खेल लें। और वही बात आती है कि डॉक्टर के पास जाएं आप अपने। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सब बताएगा, वो आपकी ये चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसमें क्या करते हैं बहुत जो है आप पेन किलर मजबूत ज़्यादा ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, तो मैदा खराब हो जाता है ना। और मैदा हमारे यहाँ कराची, आपको पता है सबकी मैदे, हर दूसरे बंदे की मैदे खराब होते हैं। हाँ, ना स्टमक प्रॉब्लम सबके होते हैं। रूटीन ऐसी है इस वजह से। तो उसकी वजह से थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आप उसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें रेस्ट कितना जरूरी है? अब बोलेंगे ये इसलिए पूछ रही है कि ऑफिस के लोग अगर बीमार हो जाए। डॉक्टर साहब रेस्ट इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अमूमन लोग जो है नहीं रेस्ट करते। जॉब की भी हो सकती है वजूहत कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, और उसके साथ साथ जो खवातीन होती हैं घरेलू, जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो फिर बेचारी घर में काम भी कर रही होती हैं। तो अगर आप बीमार हैं, आपको अगर चिकनगुनिया हुआ है और आप उसमें रेस्ट नहीं कर रहे और आप काम कर रहे हैं, वही वर्किंग आप हालांकि नहीं कर पाते क्योंकि तकलीफ ज्यादा होती है, पर बाज दफा मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आपको करना पड़ जाता है। जितने भी वायरस डिजीज है, जितने भी है, उसमें दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रेस्ट
और दूसरा है फ्लूट, पानी पीना है आपने लिक्विड लेना है ज़्यादा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हर जगह सपोर्ट करती हैं। चिकनगुनिया का भी यही हिसाब है, आप बेड रेस्ट करें और आप फ्लूट लें, फ्लूट थेरेपी लें, पानी सही से पिएं, आप इसको आप बेहतर हो जाएंगे आप। इसी तरह डेंगू में भी यही है, मलेरिया में भी यही है। आपको बेड रेस्ट लाजमी है, नंबर 1 पर है, टॉप पर है बेड रेस्ट आपका। इसके बाद आपकी नोटेशन है, नोटेशन में सबसे ज्यादा लिक्विड आता है। आप पानी बॉडी फ्लूइड अपना सही करें, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। फिर बाद में सपोर्टिव थेरेपी आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन मैं इस टॉपिक को, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं आपको करूंगी ब्रेक के बाद, पर उससे पहले ये वो वाला खुल के बाद में करूंगी। पर कि अगर आपको चिकनगुनिया होता है तो अमूमन डॉक्टर जब भी आप बीमार हो तो आपको कहते हैं हल्की ग़िज़ा ले लें। अब उसमें खिचड़ी हो गई, उसमें दूध डबल रोटी हो गई, इस तरह की चीज़ है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, चिकनगुनिया में भी यही है कि आपने इस तरह की ही डाइट रखनी है अपनी? और इसके बाद में अब सवाल ये वाले जो है ना, ये मैंने बहुत इस पे करने हैं क्योंकि ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि अमूमन जब आप बीमार होते हैं तो आपको मुंह का जायका नहीं आ रहा होता और उसी टाइम आपको ऐसी चीजें खानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डाइट हमने कैसे रखनी है चिकनगुनिया में स्पेशली। तो आप ये बात समझ लें कि जितनी भी ऑयली हैं, स्पाइसी चीजें हैं, ये हमें रोकनी होंगी। अच्छा। यानी एक तो होता है कम करना, नहीं रोकनी है आपको इन दिनों जिनमें ये एक्यूट अटैक चल रहे हैं आपके, है ना। दूसरे नंबर पर आपने फ्लूट ज्यादा पीना है, जूस पीने, और जूस में सबसे ज्यादा ऑरेंज है, जिसमें विटामिन सी मौजूद होगी, विटामिन ए मौजूद होगा। ये आपको फ्लूइड चाहिए आपको। इस तरह से आपको वो लेंगे, आपको इसकी इम्यूनिटी बनेगी। ये इम्यूनिटी बनाते, इसमें सारे गेम जो शुरू में हमने 10 प्रोग्रामों में किए, इम्यूनिटी, ये असल में यही चीज होती है। कोरोना के टाइम पे तो कितना उस पर तो सारी बहस इसी पे होती थी, है ना। फिर हम भूल गए। अगर हम आज हम उसी चीज को सरवाइव करें तो आज हम इन सबसे बच सकते हैं चीजों से। अपनी डाइट को बेहतर करें। हमें चाहिए कि हमें नॉन वेजिटेरियन जो है, जो मेडिसिन जो ग़िज़ा है उसको रोकें, सिर्फ वेजिटेबल लें। वेजिटेरियन ग़िज़ा सबसे बेहतरीन होती है। फ्रूट, सब्जियां ले लें आप, सब है ना। सब्जियों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, आप वो इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप जिधर आपने नॉन वेजिटेरियन, आपने मीट लेना शुरू कर दिया या आपने चिकन खाने शुरू कर दी, सब है ना, ये थोड़े थोड़े नुकसान करते हैं। मगर जैसे दूध है, अंडा है, ये नुकसान नहीं करती हैं। इसलिए कि वो चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं उनको नज़र में रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप ग़िज़ा रोक रहे हैं तो वो चीजें रोक दें। अच्छा डॉक्टर, वैसे भी चिकन तो खैर अब जिनका कारोबार है वो नाराज ना हो जाए, चिकन तो वैसे ही मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, मुझे तो पसंद भी नहीं है और मुझे ऐसे लगता है इसका कोई फायदा भी नहीं है। मैं पैसे जाया वहां नहीं करती, मैं कहती हूँ उसके बजाय आप मटन खा लें, कम खा लें पर मटन खा लें। मुझसे चिकन वैसे भी नहीं खाया जाता, अमूमन लोग खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें जायका ही नहीं है। वो चिकन पता नहीं किस तरह तैयार हुई है इतनी जल्दी, फिर उसमें क्या जायका होगा। आप सही कह रही हैं, हमारे माशरे का हिस्सा है ये। एक वक्त था कि लोग चिकन खाने को बड़ी अहमियत रखते थे। बिल्कुल। जिस घर में चिकन बन गई वो बड़े मूछों को ताव देता था। और डॉक्टर साहब उस चिकन का जायका भी होता था, और जब खाना वो कोई सालन भी बन रहा है, कोई कोरमा भी, तो वो अच्छा। फिर आपको पता है कि वो देसी मुर्गी आ गई और देसी अंडे थे, वो अब खत्म हो गए। तो जैसे अंडे खत्म हुए हैं, इसी तरह वो मुर्गियाँ भी खत्म हो गई हैं। अब इनमें ना जायका है, ना इनकी जान है, ना वो स्टैंड है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक तरह से मिलावटी मुर्गी चिकन हो गई, क्योंकि प्योर तो रही नहीं ना ये। तो हमें इन सब बातों को देखना चाहिए कि जहाँ दूसरी चीजें, फिर इसमें और बीमारियां आ गई हैं। चिकन की बीमारियां होती हैं बहुत सी ना, वायरसेस होते हैं जिनको हम आइंदा डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त। हम ब्रेक के बाद इसको जरूर करेंगे। तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए इन सब का। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने चिकन गुनिया को थोड़ा सा वाइंड अप करना है अपने आखिरी अल्फाज में। ब्रेक के बाद जब आएंगे जो दूसरी चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है, तो वो सेगमेंट में हम चाह रहे हैं कि वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपने बता दिया कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह ट्रीटमेंट लेना है। अब लास्ट में ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बताना है कि चिकन गुनिया के हवाले से जो भी लास्ट आप वाइंड अप चिकन गुनिया के टॉपिक को करें, फिर ब्रेक से वापस आके दूसरा हम कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, चिकनगुनिया जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एपिडेमिक इसकी बहुत ज़्यादा है। हमें हाइजीन को तो ख्याल रखना ही है। हाइजीन सुपर है, यानी टॉप लिस्ट पर हाइजीन आती है। इसकी वजह क्या है कि ये वायरस से हो रहा है ना, मच्छर से हो रहा है। मच्छर में ईडी जो है मॉस्किटो होता है, वही सब कुछ कर रहा है। जब मच्छर ही नहीं होंगे तो बीमारी कहाँ से होगी। अब आप देखें कि फर्ज कर लें ये अभी साफ सुथरी जगह, कोई मच्छर नहीं, या कोई ना यहाँ डेंगू है, ना मलेरिया है, ना चिकनगुनिया। आप सफाई को ख्याल कर, प्रिवेंशन पहले बेहतर
असर होगी इसकी। अब अगर ये हो जाता है आपको तो अपने डॉक्टर से रुजू करें आप फौरी तौर पे, और डॉक्टर वो जो आपका फैमिली डॉक्टर हो और क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसके बाद देखिए वो जो भी आपको गाइडलाइन दे रहा है आप उसको फॉलो करें। इन सब चीज़ों में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड रेस्ट मैंने कहा था और फ्लूइड है। आप लिक्विड लेंगे और इसके साथ आप बेड रेस्ट करेंगे और जो सपोर्टिव थेरेपी वो दे रहा है बिल्कुल आसानी से आप इसको कंट्रोल कर लेंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाजरीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। आज मैं ना ऐसे करके ना अपने वो हमारे सामने एक टीवी लगा हुआ था, उसमें अपने आप को देख रही थी, और मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि कोई एक हफ्ते से कुछ लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया आपका वेट बढ़ गया। तो मैंने कहा मैं अपने आप को टीवी में देखती हूँ, घर जाके टाइम नहीं मिलता ना अपने आप को देखने का कि आप जाएं अपने शोज को देखें। तो मैंने कहा इधर ही लगे हाथों में देख लूँ कि वाकई मेरा वेट बढ़ गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं और वो ज़रूरी है, विटामिन और आयरन और ये कैल्शियम, ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए ज़रूरी है, आपका डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि आपने मेडिसिन लेनी है कुछ अर्सा, तो उसमें अगर आपको थोड़ा सा वेट बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है तो आप घबराए ना, क्योंकि हमारे यहाँ वज़न जब आपको बढ़ जाता है तो लोग आपको ज़्यादा परेशान करते हैं कह कह के कि आपका वेट बढ़ गया। फिर हम क्या करते हैं, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं होता कि हमारी सेहत के लिए वो मेडिसिन कितनी ज़रूरी है, हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम मोटे क्यों दिख रहे हैं। तो उसके लिए ये आप कर सकते हैं, थोड़ा डाइट का ख्याल रखें, थोड़ा वॉक वगैरह, खाने की टाइमिंग और ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे वेट बढ़ता है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस रखें। फिर दवाइयाँ, मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन आपको मोटा करेंगे। डॉक्टर साहब वैसे ही बताएं, ये थोड़ा सा मेरे साथ केस हुआ है कि मैंने अपना वेट अच्छा खासा कम कर लिया, फिर बीमार हो गई, बीमार हुई, वीकनेस थी, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है 1 साल के लिए कि भाई आपने ये लेनी है, आपको वीकनेस है और वो ज़रूरी है लेनी। तो मैंने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अब वो मुझे लग रहा है, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि आपका वेट बढ़ा है। तो डॉक्टर साहब क्या वाकई ये जो मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन हो गई, आयरन की, जिस तरह से कैल्शियम वगैरह, ये तमाम चीज़ें जब आप रोज़ रूटीन में एक ले लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी बात कर रही है। ऐसे मेरे पास और भी मिसालें हैं जिनको डॉक्टर ने एक दफ़ा कह दिया कि आप ये वीक हैं, आप वीकनेस है और ये आप ले लें या कैल्शियम ले लें या दूसरी चीज़ें ले लें, और आपने उसकी लिमिट नहीं बताई उन्होंने कि आपने इतना से तक ये चीज़ लेनी है, उसके बाद ये नहीं लेनी, ये आपको टेस्ट करना है। मैंने बहुत से मेरे दोस्त थे जिनको मेडिसिन बता दी गई थी डॉक्टरों के, स्पेशलिस्ट ने, और बाद में फिर हार्ट अटैक में आ गए। अच्छा, हार्ट अटैक में आ गया, उनकी बात और प्रॉब्लम खड़े हो गए, उनको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। तो जब ऐसी चीज़ जब डिटेल देखी गई तो क्लियरली एक्सरे में और जगहों मौजूद था कि आपने ये दवाई एक्सिस ले ली, वो जाकर डिपोजिशन शुरू हो गई, आर्टरी कैपिलरीज में डिपोजिशन हो जाती है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज आप लेती हैं ऐसी तो वो उसमें नुकसानदेह हो जाती है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रही हैं बात। आपके जो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कहेंगे ये इतने वक्त ये लेनी है, फिर इसके बाद आप टेस्ट करेंगे, ये फिगर आपकी नॉर्मल होगी। अब आपकी जो वीकनेस है वो आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत डाइट ले लें, उससे कर लें पूरी। हर बार फॉर एवर के लिए मेडिसिन कोई नहीं होती है। तो एक तो ये इस तरह से हम क्लियर कर लें ना कंसेप्ट लोगों को कि कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि आप ये खाते रहो, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। उसके आप देख लें अभी कब तक खाते रहो, आप हर 3 महीने बाद क्वार्टरली ले लें या 6 मंथ ले लें, अपनी बॉडी को वेट के हिसाब से डील करें, आप बेहतरीन तौर पर आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो हमारी है, आपने देखा होगा कि ये अटैक हम देखते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, यंगस्टर में आ रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की दवाई देख रहे हैं, फिर भी हो जाए उनको फिर भी अटैक हो जाता है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ के जो माशरा है हमारा, वो ऐसी तरफ चला गया है जी, यानी चेंजिंग ऐसी हमारी बॉडी में आ गई है जो हमारी प्रॉब्लम का बाइक है। जैसे नंबर 1 स्मोकिंग है, हालांकि दुनिया में स्मोकिंग नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत स्मोकिंग है। हमने बच्चों को पीते भी देखा है, अब हमने बच्चों को पीते, फिर गुटखा है,
है, हमने वो चीजें खाते हुए देखा, गुटखा मावा बहुत ज्यादा हमने डॉक्टर साहब। लोगों को खाते हुए देखा। हाँ। फिर एडिक्शन, नशे इतने हैं ना, इतने है, मैं नहीं समझता कि हर दूसरा नौजवान आज का इन्वॉल्व है डॉक्टर साहब इसके सबसे अंदर। बड़ा नशा तो चाय का नशा हाँ, है। चाय का कैफीन कराची उसके अंदर वालों को मौजूद तो है। बहुत ज्यादा तो है। हम ये कह ही नहीं सकते, बिल्कुल इसमें हक बजाने भी नहीं है कि हमें अटैक नहीं होंगे, हमें सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। जब हम ये चीजें रखेंगे, अगर हमें ये सब चाहिए तो खुद अपने तौर पे जो हमारे पेरेंट हैं अपने बच्चों को इसके अवॉइड कराएं, हम खुद भी अपनी स्टेटस को देखें। स्मोकिंग नंबर 1, कैफीन चाय नंबर 2, ये नहीं लेना चाहिए। एडिक्शन, नशियात बहुत ज़्यादा है, इनको नहीं हो। इवन देखिए ना, पहले लोग पान खाते थे, अब उसको उन्होंने कन्वर्ट करके पता नहीं क्या कुछ पान में मिला दिया उन्होंने, अब वो लेके अब बताओ अल्सर, माउथ अल्सर हो गए, कैंसर बनने लग गए। कैंसर इसके बावजूद लोगों को होश नहीं आया। कहने लगे अब इतने बावजूद आप होश में जाएं, आप जाके देखें, मेरे पास यंगस्टर आ रहे हैं, मुंह जा लॉक हो गया, वो मावा खा रहे थे, गुटखा खा रहे थे, मुंह हिलता ही नहीं है, मुंह भी नहीं कर रहे, बहुत सारे हाँ, मुंह है ना, स्टिफ हो गया माउथ आपके लॉक वाले बहुत सारे डॉक्टर साहब हमारे पास भी हैं। बिल्कुल। तो जा स्टिफ हो गया, ये सब चीज़ें को आपको सुरुदूस करनी पड़ेंगी। ये मेडिसिन अपनी जगह मौजूद है, हमें चाहिए कि एक बाकायदा एक हमारा जो हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, है, इलाकाई सतह पे हुआ, हमारे असातिज़ा को एक्टिव होना पड़ेगा, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीमारी के रेशियो कम हो जाए, हमारा नौजवान हेल्थी रहे, तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक ऐसी चीज बन गई है ना रूटीन में, एक लोग समझते हैं कि शायद ये हमारा ये फैशन में कि आपने स्मोकिंग तो करनी ही करनी है। कुछ लोग तो वो एक होता वैप, वो धुआं उड़ाते हुए बड़ी खुशबू भी उसकी आ रही होती है, उसको तो बड़ा फैशन में रखते हैं। चलिए सिगरेट तो एक वो तंबाकू है, उसका एक नशा है, वो जो आपको आदत हो गई है ना, अब वो आदत छोड़ना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन होता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, और कुछ लोग कोशिश करते हैं छोड़ने की। पर ये वाला जो नशा है, जैसे शीशा कहा जाता है, जो अमूमन आपको मिल जाता है, काफी एक्सपेंसिव भी होता है, पर वो क्या खतरनाक नहीं होता, जो इतने ज्यादा फ्लेवर के साथ आप उसको ले रहे हो, फिर उसके साथ साथ अब उसको आसान करने के लिए इतनी सी चीज में सारी चीजें, अच्छा उसको फिर चार्ज करना है आपने। आप सही कह रही हैं, उसकी चार्जिंग होगी। ये माशरे की समझ लीजिए कि बुराइयां हैं हमारे यहाँ, और ये अलमिया है हमारे माशरे का। हम बच्चों को पैसे दे देते हैं, या जो हमारे मुखिया हजरात हैं, लोग जिनके माली पोजीशन बहुत अच्छा है, हम ये तो नहीं देखते कि ये बच्चा इसमें जो है ये कहाँ पैसे उड़ा रहा है, गाड़ी लेके निकल गया। देखिए कितनी बात है, एक्सीडेंट कितने बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपने रौनते हुए निकल गए आप, ये सब कुछ क्या है ये। अब आप देखेंगे तो इसके पसे पर्दा बैक पे नशे हैं। आप नशा कोई ना कोई करते हैं तो आप बेरारवी पे जाएंगे। अगर एक बंदा नशा नहीं करता, देखिए उसी घर से इंजीनियर भी निकलेगा, डॉक्टर भी निकलेगा, टीचर भी निकलेगा, इसलिए कि उसने सही रास्ते में अपनी नॉलेज को लगाया और हर चीज़ अपनी जगह रास्ते पे रहा हो। अगर आप अपने आप को एक समझते हैं कि आप अच्छा माशरे के लोग मिलें, एक अच्छा शहरी बने, तो हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें जो बुराइयां की तरफ है, हमें बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। पेरेंट हमें गाइड करें, असातिज़ा हमें गाइड करें, और पैसा देते हुआ उसका हिसाब तो लें कि तुम किस में लगा रहे हो भाई, किस तरह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये माशरा हमारा इससे बेहतर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। माशरा हमारा मजीद बुराई की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सिटियों को मैंने एक विजिट किया, मैं भी एक महकमे से हूँ, मैं विजिट किया मैंने जाके कि यार इनका रेशियो देखूं कि यहाँ पे नशे कितने हैं, तो मुझे तो हर दूसरे में नशा नजर आया है। और बाकायदा वहाँ तो चल रहा है नशा, लोग आ रहे हैं, 2 शबाब है, वही आपस में सेल कर रहे हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा ये सब कुछ क्या है, कहने लगे चल छोड़ें सर, आप अपने रखें सर, अब छोड़ें, अब क्या करेगा ये कोई। यहाँ तो सर बहुत आगे जा रहे हैं ये लोग। अच्छा। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। हम जो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा, यूनिवर्सिटी के बाद लड़का प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। अब उसने शादियां भी करनी है, और वो ऐसे निकलेगा, ये चीजें लेके निकलेगा, ये इतना नशे के बाद निकलेगा। कितनी अजीब बात है। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, हमें ना हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको चाहिए कि इन सब पे तवज्जो दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा मजबूत हो और आगे जाके ये लड़के किसी किस्म का, हम जो कहते हैं कि ये बच्चे कल को हमारा मुल्क संभालेंगे, मेमार बनेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये चीज़ें हम अब यहाँ से निकालें ताकि हम अपने माशरे को बेहतर करें। अपने नासिब ये अब ये इससे देगी, या तो वो जो बंदा है वो अपनी बीमारियों से ही महफूज होगा है और अच्छा मकाम हासिल करेगा, और दूसरी सूरत में उसकी डेथ भी हो सकती है समझना, और बाहर जॉब में ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, और रोडों पर एक्सीडेंट भी करेगा, वो सब कुछ होगा, है ना। तो ये बड़ी अजीब कहानी है।
चाहिए हमारे माशरे की, हमें केयरफुल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये तो वो चीज़ हो गई कि अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं बनना चाहते तो नशे, इस तरह की जो नशे हैं उससे आप दूर रहें, बिल्कुल। ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं। दूसरा ये बताइएगा लाइफ स्टाइल, जो कि मैं समझती हूँ अब इस तरह का हो चुका है, मुझ समेत रात की नींद तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, अभी मैं नींद में हूँ और रात की नींद नहीं कर पाती हूँ। हमें सबसे पहले ना खाने का कोई टाइमिंग का पता है, ना ये पता है हमें कैसी खुराक लेनी चाहिए। बिल्कुल। हम बाहर काम पे निकले तो हमें तो बड़े मज़े के बर्गर और सैंडविच, रोल, बिरयानी जो नज़र आया, खुशबू आई, खा लिया। हमें घर में कोई भिंडी और तुरई और घर की दाल बनी हुई या घर का ही कोई मटन का भी सालन बना हुआ है, वो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा जितनी अट्रैक्शन हमें बाहर की इन चीज़ों में आएगी। और फिर ये खाने के बाद रात की रूटीन कुछ ज़्यादा अलग हो जाती है कि लेट नाइट खाना है और खाने के बाद लेटना है, और लेटने के बाद भी जो चिप्स और जो आ रहा है चीजें टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज करते हुए खाना है। और फिर हमने सुबह को 4 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे सोना है, नमाज नहीं पढ़नी है, फजर से पहले ही सो जाना है। बहुत अच्छी बात कर रही है। तो हमारे माशरे का ये अलमिया है ये, और ये वही बात है कि तरबियत है, हमारे माँ बाप की कैसी तरबियत है या असातिज़ा की कैसी तरबियत है, ये माशरे में क्या कुछ हो रहा है, ये अफसोसनाक है। हमें इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। जब तक हर शख्स सामने नहीं आएगा, ख़ास तौर पे हुकूमत के लोग, असातिज़ा के लोग, उलमा जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमारे रूटीन नहीं चेंज करेंगे, हमें ये बर्गर चीज़ें, ये फास्ट फूड क्यों मिलने हर जगह। मैं ऐसे मुल्क में गया हूँ, मैं एक छोटा सा मिसाल आपको दे दूँ। एक छोटा सा मुल्क है श्रीलंका। अच्छा। आपको पूरे मुल्क ढूंढे, एक भी फास्ट फूड की दुकान नहीं मिलेगी। अच्छा। एक भी श्रीलंका में? श्रीलंका में बिल्कुल। मैंने पूरा मुल्क घूमा है, एक पॉइंट से लेके दूसरे, हर मुल्क में जाता हूँ, मैं पूरा मुल्क देखता हूँ, समझे ना। एक मुल्क में कहीं भी उसको फास्ट फूड, मैंने कहा कि होटलों में, 5 स्टार होटल में कोई फास्ट फूड नहीं है। वेजिटेबल, सारी जगह वेजिटेबल, नई नई अंदाज के वेजिटेबल। वहाँ की बीमारियाँ नहीं है वहाँ, समझे ना। वो आप जाके देखें, श्रीलंका में कोई बीमारियाँ नहीं है और सब स्मार्ट लोग हैं वहाँ पर। अब आप दूसरे मुल्कों में जाएं, सऊदी चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ देखिए आपको मिलेगी चीज़ें, लेकिन सब चीज़ कोटेड मिलेंगी। सबको हर चीज़ आपकी जो होगी कोटी कवर्ड होगी, समझे ना। स्टेलाइज मिलेगी आपको हर चीज़। आप वो ले सकते हैं, आप कोई भी चीज़, आप सैंडविच ले लेंगे, वो स्टेलाइज है वो हर चीज़, वो आप खा सकते हैं। हमारे मुल्क में मुझे बताएं कौन सी स्टेलाइज है? कोई, हर चीज़ ओपन है, हर चीज, हर जगह जरासीम है, दुकानें खुली हुई हैं, बाहर देखें, समझे ना। आपको ऐसे खुले ऑपरेट के बाद कितनी अजीब कहानी है। हमें मुल्क पे कोई, हमारे जो हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। हालांकि वहाँ पे हेल्थ के इदारे हैं, इंस्पेक्शन भी होते हैं इन सब चीज़ों लोगों के, मगर ये क्या करते हैं ये लोग हैं, इनको नहीं पता कितनी बीमारी इनसे लगती हैं इनसे। हम आज फास्ट फूड बंद कर दें, समझे ना, और चीज़ें जो है ये गुटखा वो एडिक्शन हम बंद कर दें, सबसे बेहतरीन कौम पाकिस्तान बन जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अगर एक हफ्ते में, ये हमारे हार्ट के ही चल रहा है, मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को कवर करना चाह रही हूँ, एक हफ्ते का मेन्यू जो है वो औरतों ने सेट करना है और अपने घर वालों को सबको हेल्दी रखना है। कहते हैं ना, औरत पे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सेहतमंद ख़ानदान अगर औरत चाहे तो बन सकता है ना, तरबियत और ये सारी चीज़ें। तो अगर एक हफ्ते का मेन्यू बनाना है तो सब्जियाँ कितने दिन होनी चाहिए? लाजमी है, अगर आप वो इस्तेमाल में इतने दिन सब्ज़ी रखते हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी सब्जी हो, तो वो आपके बीमार होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। देखिए इसके अंदर सब्जी तो हर सब्जी अच्छी है तकरीबन, ठीक है। कोई भी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सब्जियां खाएं तो आप में आयरन भी मिल जाएगा, विटामिन भी मिल जाएंगे आपको, सारी चीज़ें ग्रोथ की चीज़ें सब्जियों में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि अलग अलग के लिए मैं अलग अलग किस्म कर देता हूँ, जैसे रेड कलर की जो वेजिटेबल्स आती हैं, रेड और ब्राउन कलर की, आपको ये सुन के हैरानी होगी, आज मैं ये बात बताऊँ कि अगर ये लोग ओल्ड पीपल लोग खाएं, अब 40 ईयर्स के, उनको यूटीआई यानी गुर्दे की बीमारियां, पेशाब की बीमारियां, प्रोस्टेट की बीमारियां न होने के बराबर। मतलब यानी कि चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, फ्रूट में आलू बुखारे हो गया, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप यकीन करें जो लोग लेते हैं ये, इनको बीमारियां नहीं होती हैं वाली, सामने ना, बजाय की दवाएं। इसी तरह बच्चों को आप भी दे दें, आप गाजर बच्चों को खिला रहे हैं, आप टमाटर खिला रहे हैं, आप इनको जो है और ग्रीन चीज़ें जो हो रही हैं वो आप दे रहे हैं, उनकी आई साइट बेहतर हो रही है, उनकी ग्रोथ बेहतर हो रही है, सब चीज़ें इसके अंदर इनमें मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ें, अच्छा सबसे इनसे ये स्लिम रहेंगे, वेट क्या है ही नहीं इनमें कोई चीज़ वेट गेन करने की, और ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ भी शुगर ही नहीं होगी उनको,
समय। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम वेजिटेरियन बन जाए तो वो हमारी क्या बात है। तो ज्यादा मैं ये चाहिए कि मदर को कि ऐसा वो सिस्टम बनाए कि ये चीज़ें ऐड करें। लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं लाजवाब ग्रोथ है उनकी, उनमें प्रोटीन होना चाहिए। उनका जब प्रोटीन के साथ जो एसेंशियल, देखिए ग़िज़ा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होती है मैक्रो एलिमेंट, एक होते हैं माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो में बड़ी चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट लगे, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह होते हैं, जब बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हैं। माइक्रो में हमारे मिनरल्स आ जाते हैं, आयरन नहीं होगी, आपको पता ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो माइक्रो वाली चीज़ है, इससे ब्रेन डेवलप होता है। अच्छा, हाँ, प्रोटीन से ब्रेन डेवलप नहीं होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट सब मोटे हो जाएंगे आप, लिपिड से आपको ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉग्निशन पावर बढ़ जाए, आपकी सलाहियत बढ़ जाए, आपकी सोचने की सलाहियत बढ़ जाए, तो आपको माइक्रो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। आयरन लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा, कॉपर लेना पड़ेगा। ये चीज़ें जो ग़िज़ा पे वेजिटेबल ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये लेंगे तो आपका, आप कह रहे हैं मेरा बच्चा जो है स्कूल जाता है, इसका जो आई क्यू लेवल पता नहीं क्या, याद ही नहीं रखता चीज़ें हैं। जब आपने माइक्रो दिया ही नहीं है, आपने आयरन ही नहीं दिया उसको, आपने कॉपर दिया ही नहीं उसके अंदर, आपने ऐसे विटामिन दिए नहीं, कैल्शियम ही नहीं दिया, D3 नहीं दिया आपने उसको, समझे ना। तो वो बच्चा कहाँ से होगा, कॉग्निशन पावर इसमें नहीं आएगी। आप अंडे खिलाए चले जा रहे हैं, आप पराठे के लिए चले जा रहे हैं, आप बर्गर दिए चले जा रहे हैं, इससे मोटा हो जाएगा बच्चा, आपके ब्रेन डेवलप नहीं होगा उसका। तो हमें बैलेंस डाइट का लाजमी कंसेप्ट होना चाहिए। एक माशरे की जो माँ है, अगर आप उसको एजुकेट कर देते हैं तो पूरा माशरा एजुकेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है ना। तो ये एक हमारे माशरे की बड़ी अहम चीज़ है। कहते हैं पढ़ी लिखी माएँ जो होती हैं, वो बड़े लिखे अहम बच्चे वहाँ से डेवलप होकर निकलते हैं। है ना, पहले ज़माने की जो माएँ होती थी, जिन्होंने बड़े बड़े लोग बाहर आए, हुकूमत हकीम आए, और हुक्म जो है आपने देखा अबू अली सीना और दूसरे लोग तबाह कैसे आ गए, इनकी माओ ने तरबियत क्या की थी, ये सब चीज़ें कुरान में मौजूद है। अगर आप कुरान और हदीस की तालीम को लेंगे तो उसमें सब मौजूद है। हमारे यहाँ वो भी नहीं हो रही है, हम जो अपनी तालीम ले रहे हैं वो भी सही नहीं ले रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या होगा, फिर तो तबाही है ना, आपकी सेहत भी ख़राब है, मुआशरे की सेहत भी ख़राब है, दहशतगर्दी भी होगी, सारा मुल्क तो आपके नहीं चल सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पढ़ा लिखा माशरा देखें और उसके साथ वो जो अहम चीज़ें उन पर अमल कराएं हम जाके, और ये माँ बाप बेहतर तौर पर करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो ये चीज़ हो गई, और अब तो मैं आज से बस सब्जियों पे ज़्यादा जोर बिल्कुल। अब तो वैसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ों पे जोर रखना है, थोड़ा वेट बढ़ा है। अच्छा, मुझे लोग कह भी रहे हैं, मेरे फैमिली वाले आपसे देखें मोहब्बत करते हैं, आपके जो घर वाले होते हैं ना वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर वो आपको थोड़ा कमज़ोर और दिखते हैं ना तो फिर उन्हें तकलीफ होती है, और जब आपको थोड़ा सेहतमंद देखते हैं ना तो वो बड़ा खुश होते हैं कि ठीक है भाई, ठीक हो गया। घर वालों को तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर रूटीन काम और बहुत सारी चीज़ों में आपका जब वेट बढ़ता है ना, आप डिस्टर्ब होते हो, स्लो हो जाती है चीज़ें। तो अब मैंने भी फोकस करना है चीज़ों पे, क्योंकि मेरी तो वजूहात ही हैं कि मेडिसिन चल रही है। पर अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी मेडिसिन चल रही है, तो आपने भी मेडिसिन को नहीं रोकना, पर आपने अपनी डाइट को देखना, उस पर थोड़ा सा नज़रसानी करनी है, साथ साथ वॉक कर लें, इन चीज़ों को कर लें तो आपका वजन कम हो जाएगा। पर मेडिसिन आप ना छोड़े जब तक आपके डॉक्टर आपको कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कोई अगर किसी को दिल में दर्द हो रहा है, अमूमन सबसे पहले तो लोगों को दिल ही नहीं पता कि दिल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, दिल है कहाँ, ठीक है, ये भी नहीं पता लोगों को। बस मैं जैसे ही यहाँ दर्द हुआ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ठीक है, मुझे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे अल्लाह ना करे कुछ होने वाला है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है। अब ये कहते रहते कभी अमूमन इधर भी किसी को दर्द हो रहा है, ये दिल की तरफ आ रहा है दर्द। डॉक्टर साहब, ये दिल का दर्द होता कैसे, अगर किसी को हो रहा है तो ये वाकई दिल का दर्द है, ये सिम्टम्स हैं कि अल्लाह ना करे कुछ होने वाला है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए। हाँ, ये जो दिल का दर्द जिसके लिए लोग बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर लेडीज करती हैं। और ये असल में मैदे का दर्द होता है। हाँ, मैदे का ये स्टमक पेन होता है। वो चूंकि इतनी बड़ी नाली जा रही है और फिर ये फैल जाता है, तो इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, ये सब मैदे का होता है। समझना बहुत ही कम हो के जिगर मिगर का आ गया। दिल का दर्द बहुत ही कम होता है, और दिल के दर्द की कुछ खुसूसियात होती हैं। एक तो उसको मैं बता दूं कि लोग अगर वहम ना करें, तो ये जो आपका बीच की हड्डी होती है, स्टर्नम कहते हैं हम लोग, बिल्कुल सेंटर की हड्डी होती है, ठीक है। इसके नीचे रीट्रो स्टर्नम, रीट्रो कहते हैं नीचे, स्टर्नम के नीचे जो पेन होगा वो दिल का दर्द होता है। अच्छा, ये जो बीच में इसके बिल्कुल इस पॉइंट से ऊपर, ये आगे यहाँ दर्द होगा, तो काफी हद तक ये दर्द, ये भी मैदे का हो सकता है, लेकिन काफी हद तक, हाँ, लेकिन हद तक काफी तो ये हार्ट पेन होता है, कार्डिक पेन। अब कार्डिक पेन उसमें ये होगा कि इसके अंदर जलन इतनी नहीं होगी, सीने में जलन नहीं होगी, जलन होगी तो मैदे का दर्द हो जाएगा। इस दर्द के साथ ये होगा थोड़े टाइम के लिए, झटका दिया, चुप हो गया, हट गया,
फिर थोड़ी देर में काम देगा और ये इतना शार्प पेन होगा जैसे छुरी काटते हैं, जैसे कोई चीज काट रहा है ऐसा पेन होगा। अच्छा। तो वो एकदम करेगा 2 मिनट के लिए अपना काम रोक देगा, ओह, ये क्या हो गया मुझे, एकदम रुक जाएगा। कार्डिक पेन है ये। अच्छा। तो ये इसको कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हो और फिर इसके बाद पेन बार बार तब हो रहा है तो इसको कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अच्छा। ये इंजाना होता है, कार्डिक पेन होता है ये। तो अनस्टेबल, स्टेबल जब हो जाएगा जब मुस्तकिल दर्द होने लगेगा, थोड़ी दर्द हुआ फिर उसने ट्रांसफर होना शुरू हुआ, उसकी जो कार्डिक की जो सप्लाई होती है वो इस तरह से, ये जो वेन है आपकी जो सामने के जो उल्टा हाथ है यहाँ से सप्लाई आती है, तो ये पेन इधर आएगा बाजू पे। अच्छा। और बाजू तो होके ये आएगा पेन, अल्लन वेर के साथ आएगा ऐसे। अच्छा। इधर से 2 उंगलियां आ गई, ये यूं हो गया, ये इंजाना पेन कहलाता है। अच्छा। है ना, यहाँ से क्या गर्दन पे जाएगा, ये स्पेसिफिक दर्द होता है। हाँ, इसके लिए बड़ी आम जो गोली होती है बता देता हूँ मैं, इंजेसिड एक गोली होती है, थोड़ी सी वो गोली आधी एक मुंह जुबान के नीचे आप रखेंगे वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये इसकी पहचान है। अगर आपके कुछ दर्द हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सा दर्द है, डॉक्टर पे नज़दीक नहीं है, आपको किसी ने इंजेसिड गोली बताई है, छोटी सी गोली है, आप जुबान के नीचे रखेंगे, अगर उस गोली से विद इन 5 मिनट नहीं 3 मिनट में वो दर्द खत्म हो गया तो आप समझ लें कि कार्डिक पेन हो सकता है ये, हो सकता है। इसलिए कि उससे आराम हुआ। बस ये होता है कि इससे सर में दर्द होगा, गोली खाने से होता है, लेकिन ये बड़े आराम से होता है ना। तो ये चीज़ों को जब आपकी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें जो एंजीसिड खाने से दर्द कम हो जाता है, सेटल हो जाता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब आप कार्डिक के बाद दिखाने नहीं जाएंगे। आपको लाजमी कार्डिक यूनिट जाना पड़ेगा, वहाँ से आप ईसीजी कराएं और दूसरे टेस्ट कराएं। क्यों, ये जब एक दफ़ा आपको हो रहा है तो अब ये किसी वक्त और भी हो सकता है, ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, इसी से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बन जाती हैं, इसी से कार्डिक फेलियर बन जाता है। ये बहुत चीज़ें आगे जाके ख़राब कर देती हैं आपको। और फिर आप ग़िज़ा भी खाते हैं, है ना, वो चीज़ें आपको बताई मैंने। अगर ये कार्डिक का पेशेंट वेजिटेबल लेता है, वेजिटेरियन हो है वो, और अगर वो सब्जियां ज़्यादा खा रहा है, मुख्तलिफ जूस पी रहा है, तो कार्डिक दर्द भी कम हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन मैंने कार्डिक पेशेंट, क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी हैं, वो जब अटैक आया कुछ अरसा बड़ा ख्याल रखा खाने पीने में, कोई 2-2.5 महीने बाद लगा कि बस ठीक है, मेडिसिन भी चल रही हैं और बस ठीक भी हूँ, चल फिर भी सही रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, तो वो खूब लवाजमात वो वाले खाना शुरू कर दी जिसमें ऑयली भी है काफ़ी, और फिर वो फैट भी उनमें ज़्यादा है, या जो खाने जिनके हाजमे में टाइम ज़्यादा लगता है, डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है, वो फूड भी खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? बहुत ही खतरनाक है। देखिए, एक दो चीज़ें आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चिकनाई। चिकनाई आप कोई से भी लेंगे वो डिले करेगा, वो हजम को देर से करेगा। जब चीज़ देर से हजम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी देर से होगी, वो पड़ा रहेगा, फिर उसके साथ नमकियात दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, फिर वो डैमेजिंग से शुरू हो जाते हैं उसके साथ। आपका ज़रूरी है कि आप एक मरतबा अपने ब्लड टेस्ट करा लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लें, लिपिड प्रोफाइल करा लें, यही चीज़ें हार्ट की तरफ जाती हैं। और अगर वो जेनेटिक नहीं है, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्रॉब्लम में शुगर सही है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सेफ है। अदरवाइज आपको फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट अटैक अगर आपका हो रहा है, कार्डिक पेन हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि ये कोई इंजाइना की तरफ जा रहा है, तो अपना पूरा चेकअप कराएं आप। और उसके साथ तमाम चीज़ें ही चाहिए कि अवॉइड करनी पड़ेंगी। फास्ट फूड जितने भी हो गए ये सब आपको रोकने पड़ेंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें सारी रोकनी पड़ेंगी। फिर इसके साथ अभी से एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं ताकि रात का खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें, एकदम नहीं लेट जाएं। क्यों, जहाँ भी ये फूड मटेरियल रुकेंगे बॉडी के अंदर ये डिस्टर्ब करेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये चीज़ होती है, फैट होता है। अगर शुगर नहीं है तो शुगर भी डेंजरस हो गई है ना, तो आपको सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ जाएगा। तो ये बड़ा अहम चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन जो है बर वक्त होना चाहिए, बर वक्त आपको कॉन्शियस लेवल डेवलप हो गया, आपको कहाँ क्या करना है और आपको अप्रोच किधर करनी है डॉक्टर के साथ। यहाँ नेग्लिजेंस नहीं चलती, दिल की बीमारियों में नेग्लिजेंस नहीं होता। बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि एक अटैक हो गया, घर आ गए, गोलियाँ खा के छोड़ दी, अब नहीं जाएंगे। तो जब नहीं जाएंगे तो अचानक तो अटैक तो आएगा है, तो गुजर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो यार ये नहीं मानते थे, अफसोस करते हैं लोग। तो आपको रेगुलर चेकअप जरूरी होता है, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल के मामले में कहते हैं ना, अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें तो दिल किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, दिल बड़ा नाजुक होता है। इसी तरह जब अल्लाह ना करे जो भी हार्ट पेशेंट हैं अभी और दिल का मर्ज जो है वो उनको लग चुका है, तो बड़ा एहतियात करें हर एक चीज का। ऑयल का भी बड़ा एहतियात करें, कौन सा ऑयल आप खा रहे हैं। बिल्कुल, जैतून का ऑलिव ऑयल बेस्ट है। गैर मयारी सा ऑयल भी डॉक्टर साहब, गैर मयारी ऑयल भी, क्योंकि महंगाई है, लोग
ले लेते हैं, थोड़ा सा बजट में आ जाता है। ऑलिव ऑयल लें, सबसे बेस्ट है। हाँ, जैतून का अच्छा। तेल जो ओरिजिनल जो हाँ, होता है original। वो खाने में इस्तेमाल करें, वो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि आप ये बादाम पिस्ते होते हैं, आलमंड वगैरह होते हैं ना, ये आप खाना शुरू करें, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और हार्ट के लिए, कार्डियो के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। आप देखेंगे, अमूमन आपने देखा होगा, हम ओल्ड एज कहीं जाते हैं, एमपीए में है या कोई दोस्त है, वहाँ के टेबल पे उनके रखे हुए होते हैं, वो बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये बड़े डेवलपमेंट करता है। डॉक्टर साहब, ये अब शो का एंड भी हो गया, ये आपने बादाम पिस्ते कहे हैं, मुझे लोग ये भी कह रहे हैं तुम्हारे बादाम पिस्ते, मैं तो साल के 12 महीने ना मैं ड्राई फ्रूट्स छोड़ती ही नहीं हूँ। मेरी आदत है कि मैं रात को दूध में पीस के दूध में डाल के खाती हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं ये उनका तो असर नहीं तो है। आपका दिमाग शार्प है ना, माशाल्लाह, आप इंटेलिजेंट है। हाँ, तो मैं ये तो रूटीन मैंने जब से होश संभाली है ना, पहले तो अम्मा जब माँ जिंदा होती है तो वो करती है, फिर उसके बाद खुद इतनी अकल है कि अब वो मंगवा के उसको पीस के रख लेते हैं, जैसे ही खत्म होने वाले होते दूसरी बार मंगवाते हैं। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, जल्दी पिकअप हो जाती हैं बातें, बड़ा अच्छा ये खाना चाहिए, हर एक को होना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। देखिए, 2-3 बातें हमने की थी, बीमारियों के हद तक हम गए थे, तो जो भी बीमारियां हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डॉक्टरों के पास जाएं, कोई खजात के पास नहीं जाएं। दूसरी चीज़ कि जो डॉक्टर कह रहा है उस पर अमल करें, इन्वेस्टिगेशन कह रहा है वो करें, बेड रेस्ट को आपको कह रहा है, अब बेड रेस्ट को आप कह रहे हैं, आप कह नहीं साहब मैं तो बेड नहीं करता रहता, मेरे तो काम पे जाना है, तो भाई ज़िंदगी है, ठीक है कर लेना, लेकिन ये अगर चला गया और डैमेज हो गया, कोई डिसेबल हो गया, तो आप क्या करेंगे आप ये? तो इस तरह से हो गया। दूसरी ये जितने भी हमारे बाहर के फास्ट फूड हैं और बाहर की चीज़ें, इनको अमल करना है, इनको नहीं खाना चाहिए। तो हमारे पास जो भी गुटखे वाले लोग हैं या दूसरे एडिक्शन करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो जिम्मेदार है सर्विलेंस देखने करने वाले, जो हुकूमत के लोग हैं, असातिज़ा हैं या दूसरे, उनको इस पर अमल कराना चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड करें और अपने नौजवान को हम बेहतर करने की कोशिश करें, उसको अच्छी एजुकेट करें और उनको अच्छे मौके प्रोवाइड करें अच्छे इंसान बनने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों के हमारा अच्छा नौजवान बनेगा और बीमारियां भी दूर होंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए, काफ़ी अरसे बाद आए पर आप आ गए। कोशिश किया करें, चक्कर लगाते रहा करें, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो कम से कम हम अपडेट दे सकें। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।